लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज हम यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज दो टॉपिक्स हैं, एक तो सिनर्जिक बॉन्डिंग और एक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करके चलते हैं उसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बिल्कुल जैसे कि लुइस ने ऑक्टेट थ्योरी दी थी, वैसे सिडविक ने ये ईएन थ्योरी दी थी। इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं। वो आगे मैं रूल के नाम पे लिखवाऊंगा, अभी मैं रूल नहीं निकाला। पहले तो मैं जैसे ऑक्टेट 1 निकालते थे अपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते थे, वो ऑक्टेट कहलाता था। वैसे अभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते कैसे, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, वो मैं यहाँ लिखूंगा अभी, लेकिन मैं इसके ब्रैकेट में इतना सा लिख देता हूं हिंदी में। अब मेटल अब मेटल के पास अब मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसका फॉर्मूला भी लिख लो। एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल है पहला, जैसा कि मेरे पास है K4Fe CN6। इसके लिए मुझे En निकालना है, तो मैं लिखूंगा EAN इज इक्वल टू, आयरन के लिए मेटल सेंट्रल एटम के लिए निकालता है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर था 26 था। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो माइनस कर दो 2। एक साइनाइड एक लोन पेयर देता है, 6 साइनाइड 6 लोन पेयर, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए। तो सॉल्व किया तो यू विल गेट द वैल्यू 36। इससे क्या सीखा हमने कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द आयरन +2 इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 36। इसका मतलब क्या कि आयरन के पास ओवरऑल 36 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर मैं आपसे पूछूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू, दैट इज एटॉमिक नंबर जो भी उस एलिमेंट का होता है, एटॉमिक नंबर माइनस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड, उसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। ये एक बेसिक फॉर्मूला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर होगी? ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या मुझे आप में से कोई बच्चा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकता है? मैंने यहाँ एग्जांपल लिया K3FeCN6। क्या है बताइए, जो 36 है क्या वो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है? तो यहाँ जाके कहीं ना कहीं जैसे ऑक्टेट की फीलिंग आती है ना, वैसे देखो अब यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में फीलिंग आने लगी है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि K4FeCN6 जो है उसमें 36 आया, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर आ गया। आपको मेरी बात पकड़ में आ गई? वेरी गुड। ऑन द अदर वे मैं यहाँ पर आपको जो कहने जा रहा हूँ वो ये कहने जा रहा हूँ K3FeCN6 के लिए निकालो। तो K3FeCN6 में आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। बोलो आप में से कौन जवाब दे रहा है? बोलिए, जवाब दीजिए। 35 हो जाएगा। तो EAN का फॉर्मूला लगाओ। एटॉमिक नंबर कितना था? 26, माइनस 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। सॉल्व करने पर 35। अब आपको एक चीज सीखनी है यहाँ पर, और बताओ प्लस कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये मुझे बताइएगा कि K4FeCN6 जो आपके पास है, उस K4FeCN6 का EN 36 आ रहा है और K3FeCN6 35 आ रहा है। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर K4FeCN6 ने अचीव करा, जबकि K3 ने तो नहीं किया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हमने कल पढ़ा था CFT थ्योरी, उसके हिसाब से ज्यादा स्टेबल कौन है? उसके हिसाब से ज्यादा स्टेबल K4FeCN6 है या K3FeCN6 है? उसके हिसाब से ज्यादा स्टेबल K4FeCN6 है, K3FeCN6 है? बताओ सर K3FeCN6 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ये हमने पढ़ा था। अरे हाँ या ना? क्या सभी बच्चे क्लास के हाँ अंदर सर। मौजूद Yes, आज sir. हैं और कल भी थे? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस बस जल्दी से मुझे बता दे। अच्छा तू कहेगा कि मैं घर पे ही नहीं था तो होमवर्क क्या करा, रिवीजन ही नहीं करा। यशस्वी जल्दी से मुझे बता दे, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स देखने के क्या क्या तरीके थे? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स देखने के क्या क्या तरीके थे, जल्दी से बता दे यशस्वी। हम किस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स देखेंगे? फिर एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर नेचर ऑफ लिगेंड,
ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया, दूसरा नेचर ऑफ लिगेंड मैंने मान लिया, नेचर ऑफ ज्योम लिगेंड, तीसरा बताओ। ज्योमेट्री ज्योमेट्री चलो मान ली ज्योमेट्री, और रिंग फॉर्मेशन चिलेशन, और क्या था मेन तो तुमने छोड़ ही दिया, एक और सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ये पढ़ा था क्या? चलो अब बताना, जैसे कि अपन एक सीक्वेंस से चले, अगर अपन पोजीशन पीरियोडिक टेबल की तुमसे बात करो तो हाउ कुड यू नो दैट कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है? तुम ये निकालने के लिए क्या करोगे? कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, इसके निकालने के लिए तुम क्या करोगे, जल्दी से बता दो। पोजीशन पीरियोडिक टेबल को अगर मायने रख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कैसे बताओगे, जल्दी बताइए। यशस्वी बताओ फिर बेटा। उसकी ज्योमेट्री देख के। ज्योमेट्री देख लेंगे, पोजीशन पीरियोडिक टेबल से ज्योमेट्री देख लेंगे। ज्योमेट्री कहां से आ गई? आखिरी क्लास का पढ़ा नहीं है तो मैं इस क्लास को कैंसिल कर देता हूँ और बंद कर देता हूँ ये वाली क्लास। कि अगर आखिरी क्लास का पढ़ के नहीं आओगे तो मैं अगली क्लास पढ़ाऊंगा कैसे? इजी लग रहा है आप लोगों को? इजी लग रहा है? बहुत इजी लग रहा है ये टॉपिक आप लोगों को? इस तरह की एक डीपीपी मैं दूंगा तो क्या आप इस डीपीपी को सॉल्व करके ला सकते हो? ये जो डीपीपी है इसके अंदर कंटिन्यूस क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, कंटिन्यूस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आप लोगों को इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो ऑलमोस्ट 63 क्वेश्चंस हैं, ये सभी आपको निकालने हैं। क्या कर सकते हो आप बिना होमवर्क किए? फिर उसके बाद आगे इनकी जो नॉर्मल डीपीपीज हैं जिसके अंदर सवाल आते हैं, जनरल सवाल है जिसके अंदर, खैर वो अलग से मैं बांट दूंगा आपको, उसके अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, किसका कलर ज्यादा इंटेंस है, किसका कम इंटेंस है, ये सब गैप पे डिपेंड कर रहे हैं। क्या आप कर दोगे, सच बताओ, कर दोगे बिना होमवर्क किए? वंशिका, वंशिका, यस सर। क्या क्लास तो जीरो से स्टार्ट करी थी ना हमने, या हमने कोई बीच में से आपको बिना पढ़ाए बीच में से अचानक लेक्चर स्टार्ट करा था, या क्लास एकदम बीच से स्टार्ट करी थी क्या? हमने तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी थी ना क्लास। तो फिर इस चैप्टर को डेली का डेली क्यों नहीं पढ़ा गया? बोलो बेटा। गलत बात है। ओके, तो आज क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और सिनर्जी बॉन्डिंग। अगली क्लास आप लोगों का सभी बच्चों का टेस्ट है, और टेस्ट बाकायदा 1-to-1 टेस्ट है। 1-to-1 टेस्ट का मतलब बिल्कुल मैं आपका नाम लेके आपसे सवाल पूछूंगा, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए एनी हाउ। अगर आपने उस सवाल का जवाब मुझे नहीं दिया तो तुम ध्यान रखना, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, मुझे आप में से हर एक बच्चे का जवाब सुनना है। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर तुम देखना, पढ़ाई कर लेना, मैं पहले ही कह रहा हूँ तुम्हारा, रिवाइज करके आ जाना सारा सिलेबस। आइसोमेरिज्म चालू ही नहीं करूंगा, नहीं तो ध्यान रखना। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोगों ने निकालना सीखा, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत बेसिक सा कंसेप्ट सीखा कि अब मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। इस वर्ड का मतलब ये है कि मेटल के पास इतने थे, इतने दे दिए और इतने ले लिए, तो अब कितने बचे। तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल के पास है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, कॉपी पेन निकालिए और फटाफट क्वेश्चंस को कॉपी करिए और मुझे तुरंत आंसर दीजिए कि किस क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। क्या मेरी आवाज सभी बच्चों तक पहुंच रही है? यस। मुझे फटाफट आंसर चाहिए, बहुत ही जल्दी से आंसर चाहिए। देखता हूं आप में से कौन मुझे आंसर दे रहा है, जल्दी से आंसर देते जाइए।
क्वेश्चन कॉपी करो, मैं क्वेश्चन देता जा रहा हूँ आप लोगों को। मैं पेज पढ़, अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ तो फिर निकल गई। तो आंसर है यहाँ पे। कॉपी पेन निकाल लिया आप लोगों ने? हाँ अगले पेज पे चलूं मैं? ये -1 है, इस पे चार्ज ईडीटी है, फिर -1 चार्ज है। चलूं अगले पेज पे? हाँ सभी ने कॉपी कर लिया? सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही। ब्लर तो क्यों आएगी? फ्रेम एक भी ड्रॉप नहीं हो रहा बेटा, ब्लर तो नहीं आनी चाहिए। अभी ब्लर आ रही है या आ रही सही? नहीं सर अभी भी ब्लर है। अभी देखो, अब सही आ रही है? यस सर। सर वो पहले का क्वेश्चन दिखा दे। दिखा रहा हूँ बेटा, एक सेकंड। अभी क्लियर दिख रहा है? ब्लर तो नहीं आ रही? नहीं सर। चलूं? यस सर। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो फटाफट सारे। आप में से जिस भी बच्चे ने लिगेंड्स याद नहीं करे होंगे वो इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकता। अगर उसको ये नहीं पता कि किस लिगेंड पर कितना चार्ज होता है तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको लिगेंड्स के बारे में अंदाजा है
21 लिगेंड पर कितना चार्ज है, तब तो आप इसको बहुत बखूबी कर लोगे, फटाफट कर भी लोगे, जल्दी जल्दी कर भी लो बेटा मेरे। चलिए फटाफट से इनको सॉल्व करिए जल्दी से। ईएन की वैल्यू आप लोग चैट बॉक्स में लिखते चले, ऑनलाइन वाले बच्चों को कह रहा हूँ, जो ईएन आपने निकाला नंबर डाल के उसके आगे ईएन की वैल्यू लिखते चले। एटॉमिक नंबर मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, उसके अलावा कोबाल्ट का 28 होता है, और निकिल का 27 होता है, उल्टा लिख दिया, कोबाल्ट का 20, इसका 27 और इसका 28, वेनेडियम का 23, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, प्लैटिनम कितना होता है 70, प्लैटिनम में कितना होता है 78, 72, प्लैटिनम में कितना होता है 72 या 78, 78 प्लैटिनम का। वेनेडियम का बता ही दिया मैंने। क्रोमियम का 24 आपको आता ही है, आयरन का 26 आपको आता ही है, टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम 22 आपको आता ही है। और क्या चाहिए, सबका आ गया, आयरन का हो गया, कॉपर का 29 वो आपको आता ही। जल्दी से मुझे बता दीजिए, एटॉमिक नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, नाउ आंसर करके बता दीजिए क्या होगा। आप मुझे अगर कुछ बोलेंगे तो मैं वो दिखा दूंगा वहां पे क्वेश्चन आगे पीछे के। वैसे आपने अपने नोटबुक में कॉपी कर ली 17 के 17 क्वेश्चंस नहीं करे? हाँ सर। आंसर करिए, सभी बच्चों को कह रहा हूँ, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी, सभी बच्चों को कह रहा हूँ आंसर करिए।
अगला पेज पे चलूं? ये कर लिए सारे 7 to हाँ 70 सर 7 to 14 कर लिए, ये भी कर लिए 1 से 6, यह भी मामला चल रहा है सेटिंग। सर ये हो गए। आ गया आंसर? इसके पहले वाले भी कर लिए 6 के 6, दो तो मैंने करा दिए थे, 3 से 6 तक करने, फटाफट हाँ सॉल्व कर सर दो। ये भी हो गया, ये भी हो गया। आंसर करना चालू करें बेटू हम लोग? ऑनलाइन में किसी का आंसर नहीं दिया किसी ने भी, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले का आंसर कौन बता रहा है आप में से? कौन बता रहा है? विश्वास बताएगा, सर विश्वास बता दे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कैसे करूं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दे विश्वास, क्या आंसर आएगा? En is equals to 29 माइनस एटॉमिक नंबर कितना 29 माइनस कितना करूं माइनस -2, वेरी गुड, प्लस कितना करूं 8 +8, बहुत बढ़िया। सॉल्व करने पर कितना है 27 प्लस 8 35 आ गया क्या? सबका आ रहा है आंसर? हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर आंसर बताइए, कौन बता रहा है? आपके बार आंसर बताएगी वंशिका। वंशिका आंसर बताते फोर्थ का। EAN, जल्दी जल्दी बताते जाओ और मजा आता है इस क्वेश्चन में। तो EN इज इक्वल्स टू 36, नहीं, सॉल्व करना है मुझे। 28 plus माइनस 0, 0 प्लस 8. 8, सॉल्व करने पर 36 आ गया क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अगले का जवाब यशस्वी देगी। यशस्वी फटाफट आंसर दे दे नेक्स्ट का। Sir, 24 minus 1, 24 -1, क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं अपन। 26 minus 0, 26 -0 प्लस 10. 10, सॉल्व करने पर 36 आ गया। सबका आ रहा है? अगला भव दे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। भव आंसर दे 36 का। भव मेरी आवाज आ रही है या बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही मेरी? बोल ही नहीं रहा। अंगद बता बेटा अगले का आंसर। सर 27 minus 3 plus 12 27 -3, इसके plus ऑक्सीडेशनल 12 स्टेट +3 है, +12, तो 27 में 3 गए, 24 + 12 36 आ गया इसका भी। हाँ सर सभी का आ रहा है? कोई डाउट किसी बच्चे को?
नो सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही तगड़ा मामला। वेरी गुड, सेट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर वंशिका बताएगी। वंशिका बता दे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। 24 minus 0 plus 12. 24 माइनस 0 प्लस 12 सॉल्व करने पर कितना आया? 36 आ गया। बहुत बढ़िया। अगला आंसर कौन बताएगी? यशस्वी बताएगी। 8th का आंसर बोल बेटा। 27 27 माइनस minus 3 3 प्लस plus 3 प्लस 3। EN क्या एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है? अगर EN बाइडेंटेड हाँ सर। लिगेंड है तो ये 2 लोन पेयर देगा। 2 लोन पेयर। एक EN ने 2 लोन पेयर दिए तो 3 EN ने 6 लोन पेयर दिए। 6 लोन पेयर दिए मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस 12 होगा। कर क्या रही है? 24 प्लस 12 36। नहीं आ रहा समझ में? नो सर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अंगद देगा जवाब। बोल बेटा 9th का आंसर। सर 28 minus 2 plus 8. 28 माइनस 2 प्लस 8 8. कितना आ रहा है? सर 34. 34 आ रहा है। ओके विश्वास, अगले का जवाब दे बेटा। सर 23 minus 0 plus 23 माइनस 0। 23 माइनस 0 प्लस 10 yes sir. कितना आया? 33 आया। ओके क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब। 11 का जवाब अंगद दे रहा है। अंगद बोल बेटा जवाब। 78 minus 2 plus 6 78 plus 2. माइनस 2 प्लस 6 plus 2. 6 प्लस 2। ये कैसे किया? क्या एक क्लोरीन एक लोन पेयर देता है तो 3 क्लोरीन 3 लोन पेयर देंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके हो गए। और ये जो भाई साहब है ये इथीन। इथीन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनर है तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन का है ना पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कितने देगा? 2। सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। En कितना आया? 78 में से 2 गया 76। 76 प्लस 8 या 70, तो ये आ गया 84। क्या 84 सबका आ रहा है आंसर? हाँ सर। नहीं समझ में आया ये कंसेप्ट? ये आ गया? आ हाँ गया जी सर। सर। आ गया। विश्वास 12th का आंसर दे दे बेटा। विश्वास Sir 78 minus 2 78 plus माइनस 8 2 प्लस 8 8 कितना आ रहा है? 84 आ रहा है ये भी। sir 8 84। अगला सवाल 13। यशस्वी 13 का जवाब दे दे बेटा। 78 minus 2 plus 2 plus 2 कोई बात नहीं, प्लस 2 या प्लस 2 प्लस 8। ये एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 4 लोन पेयर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन Plus लिखने होते हैं, 8 नंबर ऑफ लोन पेयर लिखने होते हैं। electron फिर कर क्या रही है? 84। अगला नंबर 14 का आंसर अंगद देगा। 14 का आंसर सर अंगद देगा। 23 बोल plus बेटा 1 अंगद, क्या आंसर आया? 3 plus 1 plus 12. स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 प्लस 1 हो गया। प्लस 1 क्यों कर दिया अंगद तुमने? हाँ सर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लिख दी मैंने। अब क्या करूं? सर तो -1 प्लस हो गया। -1 प्लस हो गया। एक तरीका ये सोचो। दूसरा तरीका सोचो कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो हमने तो बिल्कुल हिसाब लगाना है। अब मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो मेटल के पास 23 थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके बाद 12 और ले लिए, इसलिए उसके बाद 36 हो गए। दिस इज द वे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल 15 नंबर यशस्वी बताएगी। वंशिका बताएगी। चलो वंशिका बताएगी पहले
15 का आंसर। 24 minus 24 0 माइनस 0 प्लस 4. 4। क्या मैंने बेंजीन के लिए बताया था कि बेंजीन इज अ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, याद आया? मैं आपको एक दिन बहुत सारे तरह के लिगेंड्स पढ़ाए थे, ऐसे चार्ट बना के लिगेंड्स पढ़ाए थे, याद आया आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. उसमें बेंजीन के 6 इलेक्ट्रॉन डोनर बताया था ना, तभी तो इसका नाम नीटा 6 था। या तो इसका नाम नीटा 6 इसलिए नहीं था, क्या बोलते हो? नीटा 6 इसका नाम क्यों था? 56 सर वो 6 atoms एटम्स के बीच में 6 एटम्स के थ्रू ये डोनेशन कर रहा है। वेरी गुड। तो क्या यहाँ 12 कर दूं? 36 आंसर ले आऊं? बोलो 36 आएगा? 36 आंसर ले आऊं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 16। 16 का आंसर EAN इज इक्वल टू, अब कौन बताएगा? भव अभी आ गया कि मैदान में नहीं आया? सर 24 प्लस 10 34। एक मिनट, आयरन के लिए क्या लिखूं? सर आयरन के लिए 24 सर। एटॉमिक नंबर आयरन का 24 होता है। अरे एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का? लिखा है ना यहाँ ब्रैकेट में, नहीं लिखा? हाँ सर लिखा है। क्या बोल रहे भव? बोल अब। बोलो भव बेटू। क्या मतलब, क्या टाइम क्यों खराब कर रहे हो भाई? 26 माइनस कौन बता रहा है? अंगद बता दे बेटा आंसर। सर मैं बता दूं? क्या बता, क्यों नहीं रहा है? सर वो बोल नहीं पा रहा सर। 26 माइनस 2 प्लस 10। 26 माइनस 2 क्यों करा? सर वो -2 क्यों करा? फिर चला गया। वंशी का बता बेटा। -26 minus 0 plus 10. -0 प्लस 5, क्या कर रहे हो आप? 10 sir. 10 प्लस plus 10 10. पक्का? क्या है ये C5H5? Yes, क्या sir. ये C5H5 ये है क्या? इस C5H5 के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनर है ये? साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है ये? 12। क्या ये 12 इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है क्या वंशिका? सर ये 6 है पर इसका ट्वाइस करते 12 हो जाएगा। हाँ मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनर लिखना चाहिए, सही बात कह रहा है, बिल्कुल परफेक्ट कह रहा है। ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर बोलना चाहिए। तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है या नहीं है? और दूसरी चीज, इस पे -1 चार्ज है, -1 चार्ज है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रखेंगे या 2 रखेंगे? तो 2 रखेंगे, प्लस इसको करेंगे 12,
सॉल्व करने पर 36 आ गया। चीजों को समझो तो सही, हर चीज के पीछे कारण चल रहा है। आप यहाँ कह रही हो 0 0 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा -2, और भव ने बोला 0 पर उसका कारण नहीं बता रहा, लीव कर गया उसके पहले ही। 12 आना चाहिए, वो बोल रहा है 5, कभी बोल रहा है 10। अरे 5 और 10 कैसे आ जाएगा भाई, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो। अगले का जवाब कौन देगा? अगले का जवाब विश्वास देगा। विश्वास दे दे बेटा इसका जवाब। Sir, 22 minus EAN is equals to 22 minus 2. 4 नहीं होना चाहिए। एक C5H5 पे -1 चार्ज, 2 पे 4 पे -4 चार्ज नहीं हो गया, तो टाइटेनियम पे +4 नहीं हो जाएगा? Yes, sir. आगे बोल। 22 -4 तो मैंने लिख दिया, आगे बोल क्या करें विश्वास? Plus 2. +2 या +4? Sir, sigma ये तो हाँ, सिग्मा का क्या? सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो कितने हैं यहाँ पर? होल ट्वाइस हो रखा है। yes, sir. फिर क्या कर रहा है? Plus 12 उसका. +12 उसका हो जाएगा। सॉल्व करा तो क्या 34 आ गया? Yes. आ गया। क्या ईएन के क्वेश्चन समझ में आ गए? ईएन के क्वेश्चन करते वक्त अगर आपको ईएन निकालते वक्त लिगेंड पर चार्ज, अगर आपको लिगेंड पर चार्ज नहीं आता तो आप आंसर नहीं कर सकते। अगर आपको ये नहीं पता कि लिगेंड की डेंसिटी कितनी है तो आप आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि लिगेंड का चार्ज आपको ये बताएगा कि लिगेंड पर चार्ज इतना तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे, नहीं तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। दूसरा चीज कि लिगेंड अगर मोनोडेंटेड है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो डेंसिटी के बिना आप लिगेंड से डोनेशन नहीं करवा सकते। तो अगर आपको लिगेंड के इन दोनों कैटेगरीज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि मैंने आपको कहा था कि कॉपी में लिखकर आंसर करके दिखाइएगा मुझे, वो इसीलिए कही थी कि अगर आपने करी तभी आप आंसर कर सकते हो। दिस इज द बेसिक फंडा, दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई मैं आपके इस बारे में ऐसा डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, अब ईएन तो हमने पढ़ लिया, पर इस ईएन से करना क्या है सर, आप तो ये बताओ सर। ये ईएन तो आपने हमें पढ़ा दिया, पर इस ईएन का अब करना क्या है आगे, ये बताओ सर। देखिए, तो ईएन हमने समझ लिया। मुझे लगता है कि ये सारे इस तरह के क्वेश्चन जो थे मैंने आपको ईएन के करा दिए, यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब अगला आता है दैट इज सिडविक रूल ऑफ ईएन। सिडविक रूल ऑफ ईएन क्या है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा इजी सा रूल है, कोई मुश्किल इसमें है ही नहीं। ध्यान से आप मेरी बात को समझेंगे तो यू विल गेट माय पॉइंट। क्या चीज है जरा बोर्ड पर सीखिएगा, बड़ा आराम से सिखा रहा हूँ, बहुत प्यार से सिखा रहा हूँ, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। सिडविक रूल ऑफ ईएन क्या है? सिडविक रूल ऑफ ईएन क्या है? इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं, क्योंकि जब आप वैल्यू निकालोगे तो जो वैल्यू नोबल गैस के बराबर पहुंच जाएगी उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की जगह 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहा जाता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी उसको हम कहते हैं। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के हिसाब से if En of central metal atom or ion in the complex is found to be equal to the atomic number of nearest noble gas, then such complexes are expected to be more stable. Then इस तरह के जो complexes हैं वो क्या माने जाते हैं? स्टेबल। ऐसा सिडविक का मानना था। ऐसा किसका मानना था? सिडविक का मानना था। क्या कि अगर इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर वो किसके बराबर आ जाएगी? नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ जाएगी, देन इट इज known to have the relatively stable configuration। तब अपन उनको मानेंगे कि ये तो स्टेबल होता है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? बताइए। हाँ सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्का क्लियर हो गया? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है वो सजेस्ट करती है कि ये वाला जो रूल है, दैट रूल होल्ड्स गुड, दैट रूल होल्ड्स गुड मेनली फॉर द मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसी पर ये ज्यादा प्रॉपरली होल्ड होता है। ये किस पर होल्ड नहीं होता है? बोलो मेरा बेटा, ये किस पर होल्ड नहीं होता है?
ये रूल किस पर नहीं लगता है, जैसे कि अपन ने अभी K4 एफिशिएंसी और K3 एफिशिएंसी पर लगाकर ही प्रूव कर दिया, क्या उल्टा K4 एफिशिएंसी की वैल्यू तो आई 36 और K3 एफिशिएंसी की वैल्यू 36, जबकि हमें अच्छे से मालूम है कि ये मोर स्टेबल है। हमने पढ़ लिया है CFT थ्योरी, तो CFT थ्योरी में ऑक्सीडेशन स्टेट को देखा और हमने को पता लग गया कि ये मोर स्टेबल है, और अगर ये मोर स्टेबल है तो फिर तो आंसर ये होना चाहिए था, मतलब that must be K3 efficiency, but the answer is K4 efficiency. Then how could we prove this? En के हिसाब से तो En आंसर सही देता ही नहीं है, और En अगर आंसर देता है तो किसका आंसर सही देता है, बताओ मेरा बेटा, किसका आंसर सही देता है? Carbonyl complex. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या यहाँ तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई? बोलो, कोई बच्चे को डाउट इधर से, यहाँ तक कोई डाउट है? तो En का हमने एक बेसिक फंडा समझा कि En क्या कहना चाहता है। तो En, अब अगर मान लो कि किसी एलिमेंट में, जैसे कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर किसी के अंदर 8 से इलेक्ट्रॉन कम थे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता था? और अगर 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करता था? वैसे अगर किसी के अंदर En की वैल्यू, स्पेसिफिकली मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में अगर En की वैल्यू लेस देन नियरेस्ट नोबल गैस आएगी तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करेगा? और अगर En की वैल्यू ज्यादा आएगी तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा? तो वही चीज सेकंड रूल बन जाता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर पहले तो दे देता हूँ। En की ये तो अपन ने खैर सीख लिया, इसको तो छोड़ो, ये तो छोड़ो। यहाँ पर ये लिखा है, क्या लिखा है? इफ EAN कॉपी पेस्ट, क्या कहता है? If En of central metal atom or ion in carbonyl complexes is found to be less than the atomic number of the nearest noble gas, then such complexes have ability to achieve En either by gaining some of the electron from the surrounding, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और we have tendency to get dimerized। ये वाली जो चीज है ये समझाता हूँ, जरा बोर्ड पर देखना। अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा या डायमराइज करेगा। बिल्कुल एग्जांपल में दो पैरेलल एग्जांपल बोर्ड पर लिखता हूं। जैसे कि क्लोरीन था, क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो था 2,8,7, यही होता है। तो क्लोरीन के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- बना ले, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने ही जैसे Cl के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले। उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी उसके ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाता है। अब एग्जैक्टली इमेजिन करो, यहां पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल मैंने ले लिया MnCO होल 5। इस MnCO होल 5 का En, ओरल बोलो, ओरली बोलो फटाफट, MnCO होल 5 का En कितना आ गया? ओरली बोल दो। 35. 35। अगर इसका En आपको दिख रहा है कि 35 आ गया, नाउ इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करके और बना ले MnCO होल 5 -1। मेरे पीछे छुप गया है तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करके इधर आ जाता हूं, और जल्दी से मुझे En निकाल के दिखाइए। इसमें En की वैल्यू कितनी आ रही है? ओरली बताइए, ओरल बोल के बताइए। देखो 35 एटॉमिक नंबर था, 25 एटॉमिक नंबर था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया 26, 26 प्लस 10 36, क्या 36 En आ गया? Yes, sir. लेकिन इसके पास दूसरी पॉसिबिलिटी होती है, वो होता है डाइमर बनाना। जैसे Cl ने Cl के साथ मिलके Cl2 बनाया, वैसे ये भी डाइमर बना लेगा Mn2CO होल 10। क्या बना लेगा ये? Mn2CO होल 10। फिर इसका En भी 36 आता है, मैंने आपको सिखाया नहीं है, ये मैं आपको अभी सिखा दूंगा। क्या बताइए, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलिए मेरा बेटू। हाँ सर। Yes, sir. क्लियरली क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई क्या? अगर En की जो वैल्यू है, अगर वो En की वैल्यू अपन मान लेते हैं ज्यादा होती है, तो वो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या? तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो मैं इस पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूँ, लिखता हूँ but if the value of En but if the value of EAN in metal carbonyl complexes
is found to be more than is found to be more than is found to be more than the atomic number of nearest noble gas, then such complexes have tendency to lose electron। ठीक है, अब समझना मेरी बात बेटू ध्यान से। अगर ऐसा है तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। क्या एग्जाम्पल? कुछ एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे कि मान लो मैंने वेनेडियम लिया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 26, मुझे 37 लाना है। क्या मैं 37 ला सकता हूं किसी तरीके से? या कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि कोबाल्ट का भी एग्जाम्पल ले लेता हूं, और मैं ले लेता हूं CO होल 5। क्या इस समय पर En की वैल्यू कितनी आई? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और Mn कोबाल्ट, आयरन, En की वैल्यू मेरे हिसाब से 27 + 10 37 आनी चाहिए। 37 आ रही है क्या? हाँ Yes, sir. अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये बना लेगा CO होल 5 और +1 आ गया। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप इसका En निकालोगे तो इसका En कितना आ जाएगा? 36। बोलो मेरा बेटू, ये क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया? हाँ सर। Yes, सभी sir. बच्चों को क्लियर है? ये क्वेश्चन सच में प्रॉपर्ली क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं No. सर। बहुत ही शानदार। अब हमारे पास अगली चीज आती है कुछ क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमसे बोला जाता है कि इसमें से कौन En फॉलो कर रहा है। तो En फॉलो कर रहा है तो वो कैसे निकालोगे? आपको बस वैल्यू निकालनी है, जैसे कि अभी हमने करी थी। वैल्यू निकालनी है और En की वैल्यू को चेक करके आंसर बताना है। तो मैं ये वाली जो चीज है ये आप लोगों को पूछ लेता हूँ, जवाब दीजिएगा। इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी आपको मैं करा दूंगा। सेलेक्ट दिस, कॉपी, क्लोज, यहाँ गया और पेस्ट। आपको मुझे इन सभी एग्जांपल्स के अंदर बताना है कि कहाँ कहाँ पर En की वैल्यू जो है वो फॉलो हो रही है और कहाँ कहाँ पर En की वैल्यू फॉलो नहीं हो रही है। जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से सॉल्व करिए। कॉपी में ओरली सॉल्व करिए, वैल्यू लिखते चलिए, जैसा आपकी मर्जी पड़े वैसा करिए। मुझे आंसर्स चाहिए। मैं अपनी जो पोजीशन है उसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, सो दैट कि आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो जाए। ये लो और साइड, और ये जो नीचे वाले क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को उठाकर मैं इनके पैरेलल रख देता हूँ 6 से लेकर 10 तक। ये मैंने यहाँ से करे मूव और ये मैं ले आया इधर ऊपर। जल्दी से अब इनको सॉल्व करके मुझे आंसर दे दीजिए कि इनमें से किसका En फॉलो हो रहा है और किसका En फॉलो नहीं हो रहा है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, फटाफट फटाफट आंसर चाहिए मुझे। EN रूल फॉलो का मतलब? नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर वैल्यू आ जाए, एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर पहुंच जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये तीनों मैं करा दूंगा। आप 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए फटाफट, और ये बताइए कि इनमें से कौन कौन En फॉलो कर रहा है। जो भी En फॉलो कर रहा है वो आंसर निकाल के दिखाइए फटाफट फटाफट। हाँ सर, हो गया।
Done, sir. Yes, sir. Yes. बड़े जल्दी करे भाई, आपने भी सबने कर दिए। चलिए, पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। हाँ सर। दूसरे Yes, वाले का sir. कितना आ रहा है? 84। 86. 86 तो ये फॉलो 86 कर रहा है या नहीं कर रहा है? 86 पर कर रहा है 86 पे फॉलो कर रहा है या 84 पे फॉलो करेगा? सर 86 पे करेगा। Correct. 86 पे, तो ये फॉलो कर रहा है। अगले का थर्ड का आंसर कितना आया? 36 36. 36, तो ये भी फॉलो कर रहा है, गोला मार दिया। ओके, दैट इज नंबर फोर्थ नंबर बताइए, क्या फॉलो कर रहा है? नहीं नो सर। सर। 35 ही आ रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगला वाला क्या फॉलो कर रहा है? 36 आ रहा है। Yes, हाँ sir. सर। अगला वाला फॉलो कर रहा है या 27 आ रहा है? कितना आ रहा है? 37 आ रहा है, sir. 37 37, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। 7 नंबर क्या ये फॉलो कर रहा है? 36 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, 36 आ गया। अगला सवाल का जवाब दीजिए। 8 नंबर का आंसर क्या आ रहा है? जल्दी बताइए। 34 34, तो क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। 9th का आंसर क्या आ रहा है? सर आपने बोला था आप कराओगे तो करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों आपको 9th 10th और 11 ये तीनों में आपको करवाता हूँ एक एक करके। जरा ध्यान से देखना इस चीज के लिए मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। ओके, बोर्ड पर जरा ध्यान से फील करेंगे इस चीज को। मैं आपको NO लिगेंड बताने जा रहा हूँ। NO नोन एज नाइट्रोसिल कहलाता है। अब ये जो नाइट्रोसिल होता है इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखूं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से 15 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ लिखा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आएगा सिग्मा 2pz2, फिर आएगा पाई 2px2, देन आएगा पाई 2py2, देन आएगा पाई स्टार 2px1, ये आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे सबसे पहला काम मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकालना करा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के लिख रहे BMO 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस कितने कर दिए? 2 2 4 और एक 5, तो 10 माइनस 5, तो यहाँ पर आ गया 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करने पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ गई 2.5। अब इस 2.5 को भी एक्सप्लेन करना है अभी हमें। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं N और O। मैंने स्ट्रक्चर बनाना आपको पिछले साल सिखाया था। ये इनर शेल, ये वैलेंस शेल। यहाँ पर ये BMO और उसी का जोड़ीदार ABMO, तो दोनों पर एक एक लोन पेयर बना दिया जाता है। ये BMO और ABMO खाली है तो एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया जाता है। ये BMO और इसके जोड़ीदार में एक इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना दिया जाता है। दिस इज अ पाई बॉन्ड। ये एक BMO और ABMO खाली है तो एक और पाई बॉन्ड बना दिया जाता है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO। यही NO का स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर के बारे में अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है विच इज अ 2C2E नेचर का। एक सिग्मा बॉन्ड है 2C2E नेचर का, जबकि 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड में से एक है 2C2E का नॉर्मल पाई बॉन्ड और एक है 2C 3 इलेक्ट्रॉन का ऑड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड। ये हमने सीख रखा है। अब इसको देखकर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक तरह की ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ये एक तरह की क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अगर इस NO के बारे में डिस्कशन करें तो हम ये कहेंगे कि जो NO होता है ये तुरंत ही NO प्लस और इलेक्ट्रॉन बनाने की टेंडेंसी रखता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ये वाली टेंडेंसी रखता है। अब पॉइंट ये आता है कि ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू 2.5 आती है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इस एंटी बॉन्डिंग वाला, तो ऐसी कंडीशन में इसके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 3। अगर आप ध्यान से देखें तो बॉन्ड ऑर्डर के मामले में NO और NO प्लस दोनों में से NO प्लस की वैल्यू ज्यादा है, तो बॉन्ड एनर्जी के मामले में भी NO और NO प्लस में से NO प्लस ज्यादा है, और इसीलिए NO प्लस इज रिलेटिवली मोर स्टेबल।
तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को छोड़ता नहीं है। ये चीज हमने NO के बारे में पुरानी पढ़ी। अगर अपन एज अ लिगेंड की बात करेंगे, हम एज अ लिगेंड की अगर बात करेंगे, अरे भाई एज अ लिगेंड अगर हम ये डिस्कस करते हैं तो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो NO होता है वो एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जब भी वो मेटल के साथ रिश्ता बनाता है, मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ साथ ये ऑड इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर देता है। जबकि जो NO प्लस होता है इट इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो वो ऑलरेडी लूज कर चुका है। तो एज अ लिगेंड NO एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है और NO प्लस एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। अब इसके बेसिस पे हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन हमने दिया था यहां पर ऊपर ही था, चलो मैं अपने सीक्वेंस इस क्वेश्चन को करा देता हूं, यू विल गेट दिस। देखिएगा, मैं यहां पर एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला है दैट इज Na2FeCN5NO। This is known as sodium nitroprusside। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये जो है ये एक रिएजेंट की तरह काम आता है। किसके लिए? फॉर द डिटेक्शन ऑफ सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन की डिटेक्शन में काम आता है। अब ये जो है इसके अंदर हमें EN निकालना है। देखना ध्यान से मेरा क्या मोटिव है और क्या हर चीज को मैं जस्टिफाई करूंगा। मुझे EN निकालना है, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैंने क्या करा, ऐसा माना कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स में NO जो है वो 0 चार्ज पे बैठा है। लेकिन किसी ने कहा कि सर ऐसा क्यों जरूरी है, आप तो इस NO को +1 भी तो मान सकते हो। हाँ, इस तरह के लिगेंड जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, जो दो तरह की पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं, इनको नॉन इनोसेंट लिगेंड कहते हैं। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं EN निकालता हूं। मैंने यहाँ EN निकाला, एटॉमिक नंबर आयरन का 26 माइनस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बारी आई। क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई मुझे बता सकता है कितनी आ रही है आयरन की पहले वाले केस में? +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से देखो, साइनाइड पे -5 का चार्ज है और Na पे +2 का चार्ज है, तो बचा 3 का चार्ज फालतू का, +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ रही है +3, तो मैंने 3 माइनस कर दिए। आगे देखता हूँ, क्या साइनाइड जो है वो तो एक साइनाइड एक लोन पेयर देगा, 5 साइनाइड 5 लोन पेयर देंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो मैंने उसके ऐड कर दिए। क्लियर है? ये जो NO है, इस NO के अगर मैं देखूं तो इस NO के लिए मैं 3 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। क्या कोई मुझे बता सकता है ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने क्यों लिखे? सर क्योंकि वो NO हमने है। कहा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। हमने क्या कहा? ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सॉल्व करने पर EN की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 36 EN की वैल्यू आ गई। EN की वैल्यू कितनी आ रही है उससे मतलब नहीं है, EN कैसे निकालते हैं उससे मतलब है। EN की वैल्यू मुझे 36 मिल गई। सेकेंड वाले केस में भी मैंने EN निकाला, EN निकाला, तो ऐसी कंडीशन में आयरन का एटॉमिक नंबर 26 माइनस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कि अगर इस पे चार्ज +1 इसने यूज अप कर लिया तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 हो जाएगी? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, प्लस यहाँ 10 लिख दिया। लेकिन अब की बार क्या मैं इस जगह पर +2 ही लिखूंगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। NO प्लस कैसा होता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, जबकि NO क्या था? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर था। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 36। अरे सर ये क्या है, आपने NO को 0 माना तब भी आंसर 36 आ रहा है, आपने NO को +1 माना तब भी आंसर 36 आ रहा है। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है हमने क्या जादू किया था बीचों बीच आपको एकदम अचानक? क्या जादू किया था हमने, कोई बता सकता है मुझे?
बोलो। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, क्या हुआ? आवाज आना बंद हो गई? चल तो रहा है माइक, माइक तो चल रहा है, चल रहा है माइक। कोई बता सकता है क्या जादू किया मैंने यहाँ पर? क्लास भी चल रही है, माइक भी चल रहा है, आप लोगों को मैं भी दिख रहा हूँ, ऑनलाइन भी दिख रहा हूँ, चक्कर क्या पड़ रहा है? अंगद क्या हुआ बेटा, कहाँ गायब हो गया? सर पता नहीं सर क्या जादू किया है। अरे ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देख, दो चीजें यहाँ बदल गई हैं। यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, दूसरी तरफ यहाँ +3 है और यहाँ +2 है। अब पकड़, अब क्या है जादू, क्या किया? एक बात बता, मैंने ये मेरा जो मोबाइल है मैंने अपनी इस जेब में से निकाला और इस जेब में डाल लिया, रहा तो मेरे घर में ही ना, मेरे पास ही रहा ना। यहाँ पर पहले वाले केस में जो NO था उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने आयरन को ही तो दे दिया एक तरीके से, ये मैंने इलेक्ट्रॉन आयरन को दे दिया, तो काउंट तो घर की घर में ही होगा ना वो। या तो मैं NO के पास रखता तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर कह देता, अब मैंने आयरन को दे दिया तो आयरन +3 की जगह +2 लिख दिया, तो रहेगा तो घर का घर में ही ना वो। अभी भी समझ में हाँ नहीं सर, आया? आ गया सर। सभी बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो मैंने आज आपको ये समझाने की कोशिश करी कि जिस समय आप EN निकालोगे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू कैन हैव द बोथ ऑप्शन। आप क्या कर सकते हो, EN के लिए NO को 0 भी मान सकते हो, EN को सॉरी NO को 0 भी मान सकते हो और NO को +1 भी मान सकते हो। लेकिन एक बच्चा ने सवाल पूछा, और सवाल तो पूछना लाजमी है, सर इन दोनों में से सही कौन सा? उसके लिए अपन यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। क्या पहले वाले में पोटेंशियल डिफरेंस है +3 और 0 में, दूसरे वाले में +2 और +1 में? पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट वाले में ज्यादा है तो वो गलत हो गया, सेकंड वाला करेक्ट हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमाइज करना है, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज माय मतलब इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन, इजीएस्ट वे हो सकता है एक्सप्लेन करने का। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो एक और एक्सप्लेनेशन लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये कंपाउंड है Fe, नमन सर NO वन इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों नहीं होगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता क्योंकि सामने वाला जो मेटल है, उस मेटल को जब आप इलेक्ट्रॉन पेयर देते हो तो वो पेयर की फॉर्म में ही देते हो, पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये मेटल की एक ऑर्बिटल के साथ में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आप एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, तो ये NO एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आप एक एग्जांपल में देता हूं, तो आप लोग अपने ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन वाला सिस्टम बनाते हो, RC और यहाँ NO लगा देते हो। In this way it can used up this one electron, ये एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से यूज कर सकता है, लेकिन उसको डोनेशन नहीं कहेंगे, उसको तो इक्वल शेयरिंग कहेंगे, इसने अपना एक दिया, इसने अपना एक दिया। तो यहाँ पर NO जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है कभी भी। नमन समझ में आ रही मेरी बात? अगला सवाल, Fe H2O whole 5 NO SO4, this is the name of the complex that is known as brown ring complex। इस कंपाउंड का नाम क्या है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में भी देयर आर अगेन टू पॉसिबिलिटीज। क्या क्या है? एक तो EN निकालने के लिए पॉसिबिलिटी निकालोगे, लेकिन EN का आंसर सेम आएगा, ऐसा मैंने सीख लिया है। चलिए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है। मैंने इसको करा कॉपी, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, और यहाँ पर भी मैंने इसको कर दिया पेस्ट, यहाँ पर भी हमने इसको कर दिया पेस्ट, दोनों जगह पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पहले वाले केस के अंदर NO पे चार्ज 0 मान लेता हूँ, दूसरे वाले केस में चार्ज NO पे +1 मान लेता हूँ। जल्दी से मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के कौन बता रहा है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगी दोनों केस में? सभी बच्चों से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। यशस्वी आंसर दे बेटा। सर +2 फर्स्ट केस पहले में। वाले केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 आ रही है, सेकंड वाले केस के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दे बेटा। सर +1। +1 आ रही है, डरते क्यों हो? सर +1 तो होती नहीं इसलिए डर लग रहा था। अरे ये क्या बात हुई, +1 होती नहीं है क्या? आपका जो दिख रहा है वो आंसर दोगे ना, आप क्यों परेशान होते हो? थ्योरेटिकल आंसर देना है, आप क्यों परेशान होते हो? प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है या नहीं है? थ्योरेटिकल आंसर है, +1 आ रहा है हमारा आंसर। अब ऐसे कंडीशन से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या, हमने यहाँ पर एक चीज को सीखा कि पहले EN निकालते हैं।
En की वैल्यू निकालते हैं। EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 26 माइनस 2 प्लस 10 प्लस कितना प्लस कर जल्दी से बता दो। 3. 3 प्लस कर दिया, वेरी गुड। सेकेंड वाले के अंदर हमने सॉल्व किया और सेकेंड वाले के लिए क्या सॉल्व किया, EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 26 माइनस 1 प्लस 10 प्लस कितना करूं 2 सर प्लस 2। पहले वाले का EN की वैल्यू कितनी आई, 26 में से 2 गए 24 प्लस 10 34 34 प्लस 37 आई, और दूसरे में भी EN की वैल्यू 37 ही आ रही है। 26 में से 1 गया 25 25 प्लस 10 35 35 प्लस 2 37। क्या आंसर दोनों का 37 आ रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि EN निकालते वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आंसर से आप निकाल सकते हो। बट अगेन बात आती है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो आप डिफरेंस ऑफ पावर्स देखना, मतलब आप तो पोटेंशियल डिफरेंस देखना, यहाँ 0 है यहाँ +1 है और यहाँ पर +2 है और यहाँ +1 है। अब आपको डिफरेंस देखना है +2 और 0 का, यहाँ +1 और +1 का। जहाँ डिफरेंस ज्यादा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहाँ डिफरेंस कम है वो एग्जिस्ट करेगा। बताइए कौन सही और कौन गलत, जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन सही और कौन गलत। राइट वाला सही है, left वाला सेकंड गलत। वाला सेकंड वाला सही है। क्या ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो सर आप है ना ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, आप तो ये पढ़ा दो कि हमेशा NO+1 में रहता है, ऐसे ही बता दो। आप ऐसा तरीके से क्यों बता रहे हो। तो चलिए आप ही को समझाने के लिए तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है FeCO होल ट्वाइस NO होल ट्वाइस। ये मैंने तीसरा क्वेश्चन ले लिया। ये कोई जाना पहचाना या कोई रिनोन कॉम्प्लेक्स नहीं है जो हमारे काम आ रहा है, पर इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और आपको मुझे बताना है कि EN की वैल्यू क्या आएगी, एक चीज। दूसरी चीज आपको मुझे ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। अब मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, आपको जल्दी से मुझे आंसर सॉल्व करना है और बताना है जल्दी से। सब जने सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे, कोई भी पहले बीच में नहीं बोलेगा। पहले सब जने सॉल्व करो, EN की वैल्यू निकालो सभी जने, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन निकालो सभी जने, कोई आंसर नहीं बोलेगा, सभी बच्चे बताएंगे। सर हाँ बेटा बोल। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना सर, मुझे कॉपी करना है। मैंने नोट्स आपके PDF डाल दिए थे या नहीं डाले थे, मेरे को जहां ध्यान है मैंने कल डाले थे, परसों एक साथ पूरा डाल लास्ट दिया। क्लास में डाला। हाँ यस सर, हो गया सर। नहीं, आप उसको Last देखना, class उसको आप खोल के देखोगे तो उसमें 76 पेजेस हैं, बिल्कुल आखिरी आखिरी में वही लिखा हुआ है। हो गया सर, आप चेंज कर लोगे। हाँ बेटा जल्दी से सॉल्व कर दो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। कर लिया सभी ने सॉल्व, पूछना चालू करूं। हाँ सर। एक बच्चे का हाँ आया है, बाकी सब बच्चे जल्दी से सॉल्व करो। यस सर। यस सर। चले, 2 बच्चों का हाँ आया है, बाकी यस सर। 3। पहले वाले में NO पे चार्ज 0 तो आयरन पे भी चार्ज 0, दूसरे वाले पे NO पे चार्ज +1 तो आयरन पे चार्ज -2। देखो मैंने जो निकाला है क्या वो सभी का आंसर आ रहा है। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. अब इसमें अगर मैं EN की वैल्यू निकालूंगा, ये एटॉमिक नंबर 26 -0 +4 +6, बोलो क्या ये मैंने लिखा जो आपको सभी को समझ में आ रहा है। हाँ सर।
और हाँ इसमें सर। EAN की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा 26 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2। सॉल्व करने पर ये आ गया दैट इज 36 और ये भी आ गया 36। लेकिन इसमें से सही कौन सा, फर्स्ट सही है सेकंड सही है? फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट सही और सेकंड गलत है। हाउ कुड यू प्रिडिक्ट दिस? ये ऐसा कैसे प्रूव करा आपने? फर्स्ट सही और सेकंड गलत है, कैसे प्रूव करा? कैसे प्रूव करा ये? सर वो पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाली चीज आपने पोटेंशियल डिफरेंस से देखी। यहाँ पे जो चार्जेस का डिफरेंस है वो 0 और 0 है, जबकि यहाँ पर चार्जेस का डिफरेंस है -2 और +1। तो डिफरेंस वहां ज्यादा है तो वो गलत है। तो आज हमने ये सीख लिया कि NO लिगेंड से किस तरह से फाइट करनी है, NO लिगेंड किस तरह से हमें आंसर देगा। क्या क्लियर है? अब ये तीनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। आप इन तीनों क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। दिस इज द लास्ट वन आई हैव डन। उसके पहले ये करा, सबसे पहले ये किया था। क्या तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए? अब इसी के बेसिस पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और होता है, वो जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, मैं कराने जा रहा हूँ, जरा बोर्ड पर देखना। क्वेश्चन गोज लाइक दिस। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन कहता है फाइंड x and y, find x and y in the following reaction, in the following reaction। मैं आपको कोई रिएक्शन लिख कर दे रहा हूं, उस रिएक्शन में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। यहां पर मेरे पास कंपाउंड है FeCO5। इस FeCO5 पर x नंबर ऑफ Na अटैक करेंगे और इसको बना देंगे FeCO होल y NOx, और बाकी जो C होगी वो रिलीज हो जाएगी। कितनी रिलीज हो जाएगी? 5 में से y मान लो, वो जो बचा हुआ पार्ट है वो रिलीज हो जाएगा गैस की फॉर्म में। अब आपको मुझे x एंड y बताना है कि x और y की वैल्यू कितनी है। x और y की वैल्यू आपको मुझे बतानी है कि x और y की वैल्यू कितनी आ रही है। करा कॉपी और ये करा पेस्ट। अभी बताओ x और y की वैल्यू कितनी कितनी है? मोनालिका, आपको क्या सुनना है दोबारा? मुझे ये बताओ, मैं फिर से बता दूंगा। क्या सुनना है आपको, पहले ये मुझे बता दो। बोलिए। इधर देखें ध्यान से। इस क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे और मुझे बताएं x और y की वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी है। बताइए जल्दी से कि x और y की वैल्यू क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नहीं निकाल सकते, मैं निकाल के दिखाता हूं। एक बात क्लियर है कि यहाँ जो En होगा उतना ही En यहाँ होगा, क्योंकि ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। अगर रिडॉक्स रिएक्शन होती तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती, पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ना कोई इलेक्ट्रॉन फाइनली निकल के बाहर गया है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन फाइनली गेन हुआ है। तो ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, पहली कहानी तो ये नॉन रिडॉक्स। अब अगर ये नॉन रिडॉक्स है तो इसका मतलब En की वैल्यू उतनी ही रहेगी। En की वैल्यू यहाँ 36 आ रही है, तो यहाँ पर भी En की वैल्यू 36 ही आएगी। अब En की वैल्यू 36 के हिसाब से उल्टी कैलकुलेशन करनी है।
आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इज NO पे चार्ज 0 मान लो, तो Fe पे भी चार्ज 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है -0 प्लस यहाँ पर क्या 2x कर दूं क्या, या सॉरी 2y कर दूं क्या, 2y क्यों कर दिया मैंने, एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो y CO कितने इलेक्ट्रॉन देंगे y, तो ये हो जाएगा 2y प्लस ऐसी कंडीशन में यहां पर कर दूं क्या 3x क्यों कर दूं, 3x क्यों कर दूं, क्योंकि एक NO कितने इलेक्ट्रॉन देता है 3, तो x N कितने इलेक्ट्रॉन देंगे यहां से, तो इसको सॉल्व करने पर यू गेट द आंसर बिटवीन x एंड y, x और y के आपके पास रिलेशन आ जाएगा, क्या x इक्वल टू y आ रहा है क्या, इससे पता नहीं मैं तुक्का मार रहा था। टू वाई प्लस थ्री एक्स इक्वल टू 10 आ गए थे। कितना आ रहा है 2 x और और 3 y, आ रहे हैं, y2 और y3x2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखने पर आंसर सॉल्व हो रहा है, ऐसा कुछ है तीन क्या? सर, तीन नहीं सर, 3 रखने से नहीं, 2 रखने से। उल्टा कर देते हैं, या दोनों की वैल्यू 2 2 रख लें, हाँ सर, दोनों की 2 2। यानी कि x इक्वल टू y आ रहा है, हाँ सर। क्या ये आंसर सभी का आ रहा है? मैंने क्यों इस पेज से इसको उठा के इस पेज पे रखा था, देखो जरा ध्यान से, क्या इस पेज पे यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, ऊपर देखो यही तो फॉर्मूला था, और यही मैं आपसे निकलवा रहा था कि x की वैल्यू और y की वैल्यू बताओ, इसलिए मैंने इसको उठा के अगले पेज पे पटक दिया, सो दैट कि आपके पास में क्वेश्चन जो है वो फ्रेश फील दे। अब इसमें हो क्या रहा है उस बात को मैं मतलब बताता हूँ। इमेजिन करो कि इधर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा, मैंने इधर NO लिखा, ये जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है, और ये होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम NO डाल के CO को रिप्लेस कर रहे हैं, हम NO डाल रहे हैं और किसको रिप्लेस कर रहे हैं, CO को रिप्लेस कर रहे हैं। इधर देखना, मेरी शक्ल की तरफ देखना, मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक CO है और एक NO है, क्या एक CO और एक NO को रिप्लेस कर सकता है, आंसर इज नो, क्योंकि CO तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है डोनर, और NO 3 इलेक्ट्रॉन वाला डोनर सिस्टम है, तो ये 3 को रिप्लेस नहीं कर सकता, उल्टा करते हैं। अब करते हैं कि 2 CO ले लेते हैं और 2 NO ले लेते हैं, तब भी ये रिप्लेस नहीं करेगा। एक काम करते हैं, 2 CO और 1 NO ले लेते हैं, 2 CO का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 1 NO का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तब भी मामला सेट नहीं बैठा। आगे चलते हैं, एक काम करते हैं, 2 NO और 3 CO लेते हैं, 2 NO का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 CO का मतलब, ओहो ये आ गया आंसर, इसको इंटू 3 कर दो और इसको इंटू 2 कर दो, क्या ये भी 6 इलेक्ट्रॉन का मामला सेट हो गया और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन का मामला सेट हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इससे हमने क्या सीख लिया, इससे हाँ हमने सर। ये सीख लिया कि जब भी आप NO डालो तो वो CO को रिप्लेस कर सकते हैं, 2 NO की औकात 3 CO के बराबर है, 2 NO की औकात 3 CO के बराबर है। तो मैंने इस चीज के लिए ट्रिक बना दी, क्या ट्रिक बना दी, यहां पर देखना मेरा बेटा, ट्रिक हो गई, 2 NO कैन रिप्लेस कैन रिप्लेस 3 CO। अब इसके लिए ट्रिक क्या लिख दी मैंने, 2 NO को मैंने लिखा दोनों, दोनों कैन रिप्लेस तीनों को, तीनों को, यानी कि दोनों कैन रिप्लेस तीनों को, दिस इज सिंपलेस्ट ट्रिक। कहानी मतलब यह है कि 2 NO का मतलब भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके और तीनों का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके, तो यहां पर 2 NO आएंगे, 3 CO को उठा के ले जाएंगे। क्या बताओ मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर इसमें हम NO को +1 देख के क्यों नहीं सॉल्व, मतलब एक और तरीके सॉल्व करें? सिखाया ना ऊपर, देखो NO +1 में रहेगा कि NO 0 में रहेगा, ठीक है सर। मैथ थोड़ी लगानी है, कंसेप्ट भी तो लगाना है। चलिए ये हो गया इसका पार्ट ए, इसके पार्ट बी पर चलता हूं। पार्ट बी मोनालिका भी बताता हूं बेटा एक बार आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है CO होल 6, CO होल 6, इसकी रिएक्शन हमें करानी है XNO के साथ में, प्रोडक्ट बनाना है A, फिर उसके बाद Y नंबर ऑफ NO डालने हैं और प्रोडक्ट बनाना है B। तो आपको X और Y निकालने हैं, अल्टीमेटली A और B निकालना है। आंसर मुझे करके बताना है, फटाफट से सॉल्व करिए।
अब आप ट्रिक को यूज करके तुरंत ही आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास मैंने ट्रिक बताई दी है, दोनों कैन रिप्लेस तीनों को, यानी कि 2 NO ले लो और 3 CO हटाते जाओ, 2 NO ले लो और 3 CO को हटाते जाओ, 1 बाय 1 आपका आंसर आता जाएगा। दो NO ले लो और 3 CO को हटाते जाओ, आंसर तुरंत आता जाएगा। कर दूं मैं ही सॉल्व? यहां पर x की वैल्यू कितनी रख दो, 2, और यहां पर y की वैल्यू भी 2 रख दो। जब x की वैल्यू 2 रख दी तो यहाँ फॉर्मूला बन गया CO, और को CO बच गए 3 और NO आ गए 2। फिर अगले टर्न के ऊपर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 NO और डाल दिए, तो CO तो खत्म ही हो गए, और यहाँ पर 4 NO आ गए, और टोटल कितने CO निकल गए, यहाँ पर 2 CO और निकल गए बाहर, लिखता ही नहीं है, चलो उसको। तो बोलो क्या ये कहानी समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर ये जो सिडविक रूल में आपने बताया था कि वो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड है, तो जिसमें सारे लिगेंड ही CO तब वैलिड है, या एक CO और बाकी कोई और भी हो सकते हैं तब भी वैलिड है? सारे CO होंगे तभी वैलिड होगा। तो यहाँ पे मैं कोई स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन थोड़ी कर रहा हूँ, और नहीं मैं सिडविक रूल को फॉलो नहीं कराने सर, वाला ऐसे क्वेश्चन कर रहा पूछ हूँ। रहा था। मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी या सिडविक रूल को फॉलो कराने वाला क्वेश्चन कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ तो मेरा बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन के पीछे क्या है, क्वेश्चन के पीछे मेरा बेसिक कंसेप्ट सिर्फ ये है कि CO को NO रिप्लेस कर रहा है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या सभी बच्चों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए? इसके पीछे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन को दोबारा एक बच्चा पूछ रहा है, उसको दोबारा समझा देते हैं। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें आयरन +1 में रहता है। तो पहले मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख लिया, दोनों को अलग अलग लिख के इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करी। कैसे कैसे कैलकुलेट करी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो देखो। यहाँ पर पहले मैंने माना NO पे चार्ज 0 है, अगर NO पे चार्ज 0 है, सल्फेट पे -2 है, अगर सल्फेट पे -2 आ रहा है तो पक्की बात है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैंने NO पे चार्ज +1 माना, अगर NO पे चार्ज +1 माना तो सल्फेट पे -2 को कंपनसेट करना है, तो एक तो +1 ये हो गया, और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 हो गई। तो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। EN जब मैं निकालने बैठा तो EN में मैंने लिखा 26 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कर दी। 10 इलेक्ट्रॉन किसने दिए, वाटर ने दिए, क्योंकि एक वाटर एक लोन पेयर देगा तो 5 वाटर 10 लोन पेयर 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन मैंने किसके जोड़ दिए, NO के, क्योंकि NO जब 0 होता है इट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये मैंने एक पेज पहले पढ़ाया था कि जब NO 0 होता है तो इट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, जब NO +1 होता है तो इट इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उससे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा दिए। सॉल्व करा तो वैल्यू कितनी आई, 37। इट इज नॉट कि ये ऑक्टेट EN फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे कोई इसका कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, यहाँ तो EN की वैल्यू निकाल रहे हैं, बस सिंपली ये है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर भी अगर अपन EN निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर 26 है, उसमें से एक चला गया क्योंकि एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। 10 किसने दे दिए, वाटर ने दे दिए इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 2, वो किसने दे दिए, NO ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो मुझे लगता है कि ये भी क्लियर हो गया। सॉल्व करने पर 37 आ गया। तो EN कैलकुलेट करने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सही और गलत का फैसला हमने डिफरेंस ऑफ चार्जेस से लिया। यहाँ चार्जेस है +2 0 का डिफरेंस, यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो डिफरेंस है +1 और +1 का चार्ज। तो +1 के चार्ज के बीच में डिफरेंस कम है, दैट मींस सेकंड इज जस्ट बेटर वन। दिस इज द वे वी हैव कंप्लीटेड EN। अब EN से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको कराने जा रहा हूँ। सभी बच्चे बिल्कुल दिमाग लगा के इन क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे दिखा दो तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चंस क्या हैं आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जो EN हम निकाल रहे हैं उसमें हमने आपको एक जगह पर EN मल्टी न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस का निकाला, ये वाला। इसका EN पहले मैं आपको निकाल के सिखाता हूँ कि आखिर इसका EN कैसे निकाला जाता है। मेरी पीछे छुप गया है, ये मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये जो Mn2CO10 है, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस का EN कैसे निकालते हैं। तो मैं इसकी हेडिंग डालता हूँ, पहले इसको सिखाता हूँ फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन किस तरह का है, या अपन हेडिंग कह सकते हैं, दैट इज EAN कैलकुलेशन, EAN कैलकुलेशन of polynuclear carbonyl complex, polynuclear carbonyl complex, carbonyl complex, polynuclear carbonyl complex। अब आप इस बार के जेई के पेपर उठाकर देख लो, बस अभी जो फ्रेश हुए हैं, तो भी आपको मेरे इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस का अंदाजा बहुत तरीके से लग जाएगा। वहां पर बाकायदा क्वेश्चन पूछा गया है इनके स्ट्रक्चर पर, क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से पूछा गया है इनके स्ट्रक्चर पे। जिन भी बच्चों को इनका स्ट्रक्चर नहीं आता है वो मतलब एक्चुअली गड़बड़ हो जाएगा मामला।
पहला कंपाउंड है, कंपाउंड का फॉर्मूला है CO2 CO होल CO2 CO होल 8। दिस इज द क्वेश्चन। ये बना कैसे होगा पहले इसको भी सीख लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ होगा, CO होल 4 होता होगा, इसका En निकालना मेरा बेटू कितना आ रहा है, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना है 27 है क्या, 27 प्लस 8 कितना 35 होता है क्या, 35। तो क्या इसने डाइमर बना लिया, अगर इसने डाइमर बना लिया तो कंपाउंड क्या बन गया CO2 CO होल 8, ये इसका डाइमर बन गया। अब इसके डाइमर से रिलेटेड हमें डिस्कशन करना है, इसका En निकालना सीखना है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि इसका En फॉलो हो गया है, इसका En अब 36 आ गया है, तो वो कैसे आ गया, हाउ, हमें वही कैलकुलेट करना है कि ये En की वैल्यू 36 आई कैसे। तो देयर आर टू वेज, आइदर बाय फॉर्मूला आइदर बाय द स्ट्रक्चर को देख के आंसर कर सकते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर जो एग्जाम में आते हैं वो क्या क्या होते हैं, पॉसिबल्स के स्ट्रक्चर, देयर आर टू स्ट्रक्चर्स व्हिच आर पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर मैंने दोनों जो कोबाल्ट है उन दोनों कोबाल्ट को एक बॉन्ड से जोड़ा, दैट इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड, उसको क्या कहते हैं, डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपने लोन पेयर देना चालू किया, ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड अपने लोन पेयर दे रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोनों के लिखने के स्टाइल में मेरा डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट दिस CO, ये आ गया CO और ये आ गया CO, ये लोन पेयर दे दिए। So this is the one of the structure of CO2 CO whole 8, one of the structure, हाँ there are two structure which can be possible for CO2 CO whole 8, मतलब फील देना है स्ट्रक्चर को और कुछ भी नहीं है। देयर आर एग्जैक्टली सिमिलर रिप्रेजेंटेशन दैट लुक्स लाइक दिस, कुछ ऐसा। यहां पर हमने लिखा CO CO CO, ये CO ये CO ये CO ये CO और ये CO, ये यहाँ से वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपना लोन पेयर दे रहे हैं, ये वही डेल्टा बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह का है। तो देयर आर टू फॉर्मूलाज, दो तरीके हो सकते हैं इसको दिखाने के। अब ये सर दो स्ट्रक्चर आपने किस बेसिस पे बनाए वो भी बता देता हूँ। जो पहली वाली ज्योमेट्री आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, क्या यहाँ पर जो ज्योमेट्री एक CO पे बन रही है दैट इज स्क्वायर पिरामिडल, ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कहलाती है। जबकि दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर रखा है उसको जरा ध्यान से देखो, क्या वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की तरह शेप लिया हुआ है, इसने किस तरह से शेप लिया हुआ है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की तरह। अगर पहले वाला सही होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3d होता है, वेयर d इज इक्वल टू d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो d होता है वो कौन सा होता है, d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जबकि दूसरा वाला है sp3d, उसमें जो d होता है वो d z स्क्वायर होता है। अगर d z स्क्वायर होगा तो सेकंड स्ट्रक्चर ये होगा, तो ये। अब जो कि हमारी नॉलेज कहती है, जो कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पढ़ रखा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो हमारी नॉलेज ये कहती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, वो मुझे वैसे अलग से पढ़ाना था, यहाँ तो मैं कहाँ पढ़ाऊंगा, उसको लिख दूंगा, अब इसको आखिरी में शिफ्ट कर दूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है जब 5, उसके केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d है या dsp3 है, मेरे बच्चों को मैंने सिखा दिया है कि आप पेयरिंग करा दो या अनपेयर्ड करके और फिर sp3 और dsp3 बना सकते हैं। लेकिन अभी सवाल वो नहीं है, सवाल वो है कि इसमें d ऑर्बिटल कौन सा है। अगर d ऑर्बिटल जो होता है वो d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होती है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ये मैंने ज्योमेट्री वहां पे भी सिखाई थी, ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। जबकि दूसरे केस में मैंने कहा कि अगर d जो होता है वो d z स्क्वायर होता है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। तब ज्योमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब मतलब मैं मेरी बताऊं तो मैं तो इनको एक्चुअली भूल जाता हूं, मुझे तो याद नहीं रहता है। बट एक एग्जाम्पल ऐसा है जो कि मुझे हमेशा इस चीज की याद दिला देता है कि हाँ ये आंसर क्या होगा। वो एग्जाम्पल डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कभी गड़बड़ नहीं होती है। वो कंपाउंड है FeCO होल 5। वो कंपाउंड कौन है, FeCO होल 5।
वो जो एग्जाम्पल है वो है FeCO होल 5। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है तो हम उस एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। हम एनसीईआरटी बुक्स पे गए, 21 पे गए, 12 पे गए, फर्स्ट बुक पे गए और कोऑर्डिनेशन चैप्टर पे गए। आप इसके अंदर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस का बाकायदा एक पूरा टॉपिक देख सकते हो। देयर इज अ टॉपिक फॉर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। अब आप इसके अंदर देख सकते हो कि देयर आर टू स्ट्रक्चर फॉर CO। एक तो मैंने आपको बताया, दूसरा स्ट्रक्चर ये रहा, दूसरा इसके भी दो स्ट्रक्चर है, मैं भी आपको दिखाता हूं। और ये रहा हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं Fe की। तब यहाँ पर ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी कि D जो होगा वो DZ² होगा। तो हम अपने वाले सिलेबस पर आए, हमारे इस पे आ गए। तो हमने क्या कहा कि अगर इस जगह पर मैं लिख के दे रहा हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, अगर जो लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएगा तो ये ज्योमेट्री बनेगी। और यहां पर लिगेंड कौन होंगे? वीक फील्ड लिगेंड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ज्योमेट्री बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कोई वीक फील्ड लिगेंड के अगर कॉम्प्लेक्सेस हो तो ये ज्योमेट्री बनेगी। इसका एग्जांपल आपके सामने बिल्कुल सामने दिख रहा है, FeCO होल 5। क्लियर है? FeCO होल 5। अब यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड में DZ² काम आता है। इसका मतलब कौन सा सही हो गया? क्या ये वाला सही हो गया और ये वाला क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? कौन सा सही और कौन सा गलत, उसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया। सबको क्लियर हो गया या नहीं हो गया? एक चीज, ये जो स्ट्रक्चर है Yes, sir. दीज आर ओपन चेन, ये मतलब ओपन या फिर कह सकते हैं नॉन ब्रिज, हाँ मतलब ओपन स्ट्रक्चर्स हैं। ये कैसे स्ट्रक्चर है? ओपन स्ट्रक्चर है। अब इनके क्लोज स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करते हैं। वो क्लोज स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, आइए मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। दूसरा जो कंपाउंड है, वो दूसरा जो तरीका है इसको लिखने का, वो ये है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि दो CO जो हैं उन दोनों CO को ऐसे लगा दो, बाकी 3-3 CO को खींच के ऐसे लगा दो। टोटल कितने CO थे? 8 थे ना, तो 8 में से 3-3 हमने ऐसे लगा दिए और 2 ऐसे लगा दिए। दिस इज द अनदर वे जिसके अंदर हम इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अब ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर ये कितने बॉन्ड बना रहा था? 1 2 3 4 5 बना रहा था, तो हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा। बट देयर आर टू स्ट्रक्चर। ये वाला जो है ये कहलाता है ब्रिज CO। ये क्या कहलाता है? ब्रिज्ड CO। जबकि ये वाला कहलाता है टर्मिनल CO। ये क्या कहलाता है? टर्मिनल CO। ये टर्मिनल है और ये ब्रिज्ड है, दोनों में डिफरेंस है। अब अपना मोटिव अभी क्या पढ़ रहे थे अपन? तो EN निकाल रहे थे। सर एक पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। तो मैं EN निकालना सिखाता हूं। EN के लिए हमने एक शुरू में एक वर्ड पढ़ा था, अब मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या मैं वही फंडा अभी लगाता हूं कि अब मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आइए मैं सिखाता हूं अब मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखें जरा बोर्ड पर, EN निकालता हूं। EAN इज इक्वल टू, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 था। हाँ ठीक है सर 27 था। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो -0 कर दिया। प्लस की बात करते हैं, जरा बोर्ड पर देखना क्या मैं कहने जा रहा हूँ। इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। 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 टोटल इलेक्ट्रॉन इसको कितने मिले? क्या 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए क्या? हाँ सर। दूसरी चीज कि ये और इसके बीच में एक नॉर्मल, ये जो बॉन्ड मैंने बनाया ये नॉर्मल डेल्टा बॉन्ड है। ये क्या है? एक नॉर्मल डेल्टा बॉन्ड। नॉर्मल डेल्टा बॉन्ड जैसे कि आपको मैं बोलूं A और A के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है। अरे हाँ या ना? ऐसे ही होता है ना? तो वैसे ही एक जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस कोबाल्ट का खुद का है, वो तो मैं 27 में ले ही चुका हूं ना एटॉमिक नंबर में, वो तो इसका खुद का है। लेकिन क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने इससे इसका शेयर करवा लिया। वैसे जब इसका काउंट करूंगा तो इसका खुद का और इसका वाले का भी शेयर करा लेंगे। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन और मैं जोड़ दूं? एक ही और क्यों जोड़ूं? क्योंकि ये, वापस सुनना, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का ही है ना, वो तो इसका एटम का पार्ट है, एटॉमिक नंबर का पार्ट है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पहले वाले CO के लिए क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, इसको इसने शेयर करके इसको ले लिया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन काउंट होगा इसके अंदर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 27 प्लस 1 28 प्लस 8 दैट इज 36। इसका आंसर 36 आता है। तो हमने इसका EN इसके स्ट्रक्चर से निकाला। सर हमें तो इस स्ट्रक्चर में निकाल के दिखाओ। इस स्ट्रक्चर में भी निकाल के देखते हैं।
देखते हैं EAN की वैल्यू कितनी आती है। एटॉमिक नंबर 27 माइनस 0 प्लस। अब प्लस करके देखना मेरा बेटा ध्यान से, क्या 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का तो इंतजाम यहां से हो गया है। आगे देखते हैं, ये है नॉर्मल बॉन्ड्स। इनमें से ये जो बनाया है ये तो चलो डेल्टा बॉन्ड है दोनों मेटल के बीच में, लेकिन ये एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है और ये भी नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो क्या 3 ऐड कर लूं, किसी को कोई दिक्कत? 3 ऐड क्यों करूं? क्या नहीं मैं सर। एक्स्ट्रा जो ऐड कर रहा हूं वो इसको इसको और इसको ही ऐड कर रहा हूं? इन तीनों को 1 1 1 क्यों ऐड कर रहा हूं? सर क्योंकि यही दूसरों से मिले हैं शेयरिंग। यही सामने वाले से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसको मिले हैं। सॉल्व करने पर अगर आप आंसर निकालोगे तो भी आंसर कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। फिर एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप बता रहे थे फॉर्मूले से भी हो सकता है, तो मैं फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूँ। CO2 CO होल 8 ये फॉर्मूला है, इस पे डायरेक्ट लगाते हैं। EAN इज इक्वल्स टू टोटल लेखा जोखा, आई रिपीट टोटल हमें इंतजाम करना है, टोटल लेखा जोखा करना है। तो 27 इंटू 2, टोटल कोबाल्ट कितने हैं? 2 है, एक पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 27, तो 27 इंटू 2 प्लस, अगर यहां देखो तो एक CO कितने इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? देने वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 8 CO कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहां पर 8 CO हैं, हर एक CO 2 इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन से इलेक्ट्रॉन? ये वो हैं डेल्टा बॉन्ड वाले। ये डेल्टा बॉन्ड वाले जो स्ट्रक्चर में मैंने लिखे थे वो डिवाइडेड बाय 2, कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वली डिवाइड हो गए। आंसर 36। तो EN वैल्यू एक एटम के लिए हम निकालते हैं, एक मेटल के लिए 36 आ रही है। ये डेल्टा वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्यों करे वो आपके सामने बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। डेल्टा वाले 2 इसलिए करे क्योंकि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक बार इसमें भी काउंट हो रहा है, एक बार इसमें भी काउंट हो रहा है, हर इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को आधे आधे बांट दो, दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक और मिल गया तो इसको भी एक मिल गया। वैसे वो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इसका था और एक एक्स्ट्रा इसको मिल गया तो एक एक्स्ट्रा इसको मिल गया। तो जब मैंने डिवाइड करा तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन आधे आधे इनको बांट दिए मैंने। हाँ सर। तो आप एक और बात, मतलब जब भी मैं जिस भी साल इसको पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं, अभी मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा फिर अगला कराऊंगा, आंसर 36 ही आएगा। तो बच्चे क्या कहते हैं, सर क्यों परेशान कर रहे हो सर, आंसर 36 ही आना है ना। जब आंसर 36 आना है तो फिर डायरेक्ट ही आंसर हमको पता है, पता होना चाहिए, तो पता है ना, खत्म हो गई बात। आपको कौन मना कर रहा है? आपको मना कोई कर ही नहीं रहा है। आंसर डायरेक्टली कितना रख लो? 36 याद रख लो, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को लगता है सर 36 आया कैसे, तो मेरी तो ड्यूटी बनती है उस चीज को समझाने की। सेकंड सवाल है Fe2CO होल 9, Fe2CO होल 9। अब इसके लिए मुझे दो चीजें हैं, एक तो स्ट्रक्चर बताना है, एक इसका EN कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करो, वैल्यू बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। सर 26 इंटू 2। 26 इंटू 2, बहुत बढ़िया। फिर प्लस 9 इंटू 2। 9 इंटू 2 प्लस 2, क्योंकि एक ब्रिज बॉन्ड बनेगा, 2 मेटल है तो एक ब्रिज बॉन्ड बनेगा, डिवाइड बाय 2। क्या आंसर 36 आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 36। दूसरा इसका स्ट्रक्चर होता है Fe और Fe बना दिया हमने, इनके बीच में डेल्टा बॉन्ड, ये रहा एक CO, ये बना एक और CO। ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड CO नहीं है, सिंगली बॉन्डेड CO है, ध्यान रखना इस बात का। फिर तीसरा लगा ये CO, ये सिंगली बॉन्डेड CO, जबकि तीन CO कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऐसे अटैच्ड होंगे। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आंसर निकालोगे तो निकाल सकते हैं। Fe में 26 के बाद 3 इधर से मिले, 6 इलेक्ट्रॉन इधर ये हो गए, मैं लिख देता हूं आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर EAN की वैल्यू निकालता हूं तो 26 नंबर माइनस 0 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से मिले, 1 2 3 4 5 और 6, और सामने वाले की तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 2 3 4, जो कि इसको एक्स्ट्रा में 4 ऐड कर देता हूँ। सॉल्व करने पर 36 ही आएगा। तो स्ट्रक्चर वाइज भी आंसर वही आएगा। एंड द थर्ड नंबर एंड द लास्ट नंबर इज Mn2CO होल 10। Mn2CO होल 10, ये MnCO होल 5 का डाइमर है, Mn2CO होल 10, जबकि ये किसी का भी डाइमर नहीं है, ध्यान रखना।
ये डाइमर बनाया, किसका डाइमर बनाया? हमारे पास था MnCO होल 5 था, इसका En फॉलो नहीं हो रहा था तो इसने डाइमराइज कर लिया। अगर ये डाइमराइज करेगा तो इसका En फॉलो हो जाएगा। अब आप इसका En फॉलो कर दीजिए, En की वैल्यू 36 आ जाएगी। आपको ये बात डायरेक्टली भी आनी चाहिए। दूसरी चीज कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर आपको मैंने अभी एनसीईआरटी में भी दिखाया था। ये रही एनसीईआरटी, ये रहा एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही है, मतलब इसको बनाने का शेप अजीब सा लग रहा है जबकि है ही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये स्क्वायर है और ऊपर नीचे बाइपिरामिडल, तो ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही। तो आप इसको टेंशन मत लीजिए कि आखिर सर ये स्ट्रक्चर बना कहाँ से, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही है। तो वो स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखने जरा ध्यान से। ये आ गया Mn और Mn, Mn एंड Mn यहाँ बना दिया, इनके बीच में डेल्टा बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ एक CO, यहाँ एक CO। ये सभी कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड CO हैं। मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस जगह एक लाइन बना रहा हूँ सिंपल, दिस इज द लाइन। अगर आप इसके En की वैल्यू निकालोगे तो EAN इज इक्वल टू 25 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 2 डेल्टा बॉन्ड वाले डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा? 36। तो En की वैल्यू कैसे मैंने निकाली, किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? इसमें से CO वाला स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंस थी, वो मैंने बता दिया कि पहले वाला स्ट्रक्चर गलत होता है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर सही होता है। अगर आप में से ऐसे बच्चों को लगेगा कि सर ये हमें कैसे आएगा क्या नहीं आएगा, तो ये प्रैक्टिस है, उससे आ जाएगा। आगे मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, उसका शेप आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने को दिया जाए, वो मैंने आपको सिखा दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में क्या करना है। लेकिन कब कौन सा डी काम में लेना है, ये इंफॉर्मेशन की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। कब कौन सा डी काम में लेना है? फॉर द लिगेंड्स विच आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, तब ये वाला डी काम में लेंगे। लेकिन फॉर द लिगेंड्स जो कि वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके लिए हम लोग ये वाला डी काम में लेंगे। अब आप में से कोई बच्चे के सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, सर मिक्स्ड फील्ड लिगेंड हो तो क्या होंगे, कुछ 2-3 CO हो बाकी कोई और हो तब क्या करेंगे? मेरे पास किसी मिक्स्ड फील्ड लिगेंड का कोई जवाब नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती है उनके अंदर। इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल था NiCN होल 5, NiCN होल 5, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी तो यहाँ था -3। इसका शेप ऐसा था। तो लेकिन अपन को इन एग्जांपल से मतलब ही नहीं, मुझे केवल एक ही एग्जांपल से मतलब था और वो ये एग्जांपल है। मैंने इसको लिख दिया, मेरे पीछे लिखा है इंपॉर्टेंट। यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का। क्या En सभी बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया? सर इसमें जैसे वीक फील्ड वाले में भी सारे सेम टाइप के होने चाहिए क्या? वीक फील्ड भी होने तो चाहिए। एक एग्जांपल था, फ्लोरीन के साथ आयरन लगा हुआ था, उसके अंदर वो सारे वीक फील्ड थे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें मुझे आपको बतानी पड़ गई, मुझे आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल समझाना था, ये वाला। आपकी शीट जब आप खोल के देखोगे तो यू गेट टू नो कि आपको एक एग्जांपल और मिलेगा इस तरह का। तो आपको मैंने इसीलिए अंदाजा दे दिया कि क्या करना है। अदरवाइज आपके एग्जाम से रिलेटेड केवल और केवल यही एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ही नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 सिलेबस में नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? होता तो अपन 4 चीजें सोचते भी बेटे। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा है कि ये चीज पढ़ा दी तो मैंने अब एक उल्टा काम किया है। अगले टर्न पे मैं क्या करने वाला हूं, आते ही सबसे पहले इसके बेसिस पे 2-4-5 क्वेश्चंस आपसे कराऊंगा En के बेसिस पे। तो En जिसने भी तरीके से आज घर जाके पढ़ लिया उसको पकड़ में आ जाएगा। एक गलती आपसे आज पहली हुई जो आपने पुराना याद नहीं कर रखा था, वो ये था कि इनको आपने याद नहीं कर रखा था कि ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है या ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो वो जो नोट्स है उसमें से इसको रीड कर लेना। दूसरी चीज कि जिस भी बच्चे को ये ग्लाई पर -1 चार्ज होता है, DMG पे -1 चार्ज होता है, En पे क्या चार्ज होता है ये नहीं आता, मतलब लिगेंड का चार्ज और लिगेंड की डेंसिटी जैसी चीजें नहीं आती है, वो En टॉपिक नहीं कर पाए। तो ये टॉपिक होने के बाद में En के आपके कई सारी चीजें रास्ते खुल जाते हैं। सिडविक रूल खुल जाता है, कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन
इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन डाइमर बनाएगा, वो भी रास्ता खुल जाता है EN फॉलो करने वाले क्वेश्चन। और NO का रास्ता आपके लिए खुल जाता है कि NO के बारे में आप क्या जानते हैं, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको अलग से करा दिए। देन उसके बाद NO से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन कि NO कितने CO को रिप्लेस कर सकता है, वो भी मैंने आपको करा दिया। स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, एक से ज्यादा मेटल वाले कॉम्प्लेक्सेस, तो उसके ये एग्जांपल्स मैंने आपको स्पेसिफिकली करा दिए। आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को प्रॉपर्ली क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ऑनलाइन में कोई बच्चा जिसको डाउट हो बेटा? कोई बोलता ही नहीं है ऑनलाइन में। बोलो, आपके तरफ से कोई डाउट? नहीं सर। तो अब मैंने आपको इनके आंसर की दे दी थी क्या तीनों की? नहीं नो सर। सर। तो मैं आपको अभी वो आंसर की डाल देता हूँ, वो आंसर की आप लोग चेक कर लीजिए। आंसर की चेक करने के बाद में अगले टर्न पे अपन वो डीपीपी डिस्कस कर देंगे, डीपीपी नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों डीपीपी डिस्कस कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस हाँ सर। सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िएगा घर जाके, जरूरी है।